So students, we have done with the single phase electrodynamometer power factor meter. Today we are proceeding with the three phase electrodynamometer power factor meter. So सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं. इस तरीके का इसका ओवरऑल व्यू है. देयर इज अ फिक्स्ड कॉइल ओवर हियर. मीटर की सेटिंग इस तरीके से, ये पॉइंटर है, दो मूविंग कॉइल्स हैं ए एंड बी एंड द करंट इज, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिव करंट है, यहाँ पे आई बी, ये आई ए जो हमारा कॉइल ए से अटैच्ड है ये, और ये कॉइल बी से. ये हमारा लोड है ओवरऑल जहाँ पे हमने ये कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा कि जो हमारे पास ओवरऑल चीजें आ रही हैं, वेदर दे आर लीडिंग, वेदर दे आर इन लैग. सो what we are going to do is, so let's start first analyzing here. So basically ये मीटर्स हमारे यूज होते हैं जहाँ पे हमारे पास हमें बैलेंस लोड की जरूरत होती है. So basically होता क्या है, ये जो दो कॉइल्स हैं, they are somehow they are attached or they are separated by an angle of 120 degree. They are connected across two small different phases of supply circuit. इस तरीके से कि हमारे पास जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रही है आई और आई बी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. Since the required phase displacement between IA and IB in two moving coil can be obtained from the supply itself. So अब हम एक चीज देखते हैं, अब हम इसका फेसर से समझेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है. अब कॉइल ए में पहले एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे हो क्या रहा है. कॉइल ए में हमारे पास वोल्टेज आ रही है, हमने नाम दे दिया V12, जिसकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रही है IA ओवर कॉइल ए. And the voltage produced over coil B, we have named it as V13, and the current is producing here is denoted by IB. So here the current IA, how it is produced, and IB, how it is produced, I told you. अब हमने इसकी फेसर को देख के हमने इस चीज़ों को ड्रॉ किया. So मैंने आपको बताया दोनों वो हमारे पास कॉइल जो है सेपरेटेड है 120 डिग्री एंगल के बीच. इस अब क्या है और इन फेस है. अब वोल्टेज V12 और करंट IA इस तरीके से हमारे पास बनती हैं कि दोनों हमारे पास क्या है, इन फेस. दोनों हमारे पास क्या है, इन फेस. इट मींस दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो. इन फेस वाली चीजों को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. ये हमारा वोल्टेज है अक्रॉस कॉइल ए और ये हमारा करंट है. ठीक है. सो इन फेस अगर इस तरीके से हमने करंट को ड्रॉ कर दिया और वोल्टेज के साथ इन फेस. अब हमारे पास उसी तरीके से वोल्टेज V13 और करंट IB जो है वो इन फेस है क्रॉस B, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया. ठीक है. अब हमने क्या किया, अब हमने इसका एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दे दिया V1. ठीक है, V1 नाम दे दिया. अब आप एक चीज याद रखो, हमारे पास इन दोनों जो वोल्टेज V12 और V13 इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना था, 120. और अगर रिजल्टेंट से बात देखी जाए, वोल्टेज का रिजल्टेंट है, तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री बनता है और ये वाला एंगल हमारा इस तरीके से 30 डिग्री बन रहा है. ठीक है. और ये हमने करंट I का रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया इस तरीके से. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास देखो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, नीचे भी हमने एक्सटेंड करके बनाया. ये बन गया ओवरऑल फेसर. अब हम इसकी लिखेंगे टॉर्क इक्वेशन, जो मैंने आपको पीछे लिखना सिखाई थी. कहाँ पे, याद है, सिंगल फेस में. सो लेट phi equals to phase angle of the circuit and theta is equals to angular deflection from the face of plane of reference. प्लेन ऑफ रेफरेंस से जो डिफ्लेक्शन हो रही है और जो हमारा फेस एंगल है सर्किट का, उसको हम डिनोट करें फाई से. प्लेन से जो डिफ्लेक्शन हो रही है, एंगुलर डिफ्लेक्शन हो रही है, थीटा से. अब हम लेके चलते हैं V1 और इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 ओवरऑल इक्वल है रिजल्टेंट वोल्टेज के. अब हम लिखते हैं एक एक करके टॉर्क इक्वेशन. सपोज जो टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल ए, वो मैंने आपको लिखना कैसे सिखाया था, हम लिखेंगे यहाँ पे हम याद रखना 3 फेज की बात कर रहे हैं. किसकी, 3 फेज की. सबसे पहले लिखेंगे KB12 I max इंटू कॉस कितने एंगल पे, 30 डिग्री प्लस 5 इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा.
ये याद रखना, फाई और थीटा में कंफ्यूज मत होना। फाई हमारा क्या है, हमारे पास फेस एंगल ऑफ सर्किट, थीटा है एंगुलर डिफ्लेक्शन कहाँ से, प्लेन ऑफ रेफरेंस से। सो विच इज इक्वल्स टू √3। अब √3 क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री फेज सिस्टम वेयर वी हैव, जब आपने इक्वेशन लिखना सीखी थी थ्री फेज में तो हम हमेशा √3 लगाते थे, देयरफॉर √3 इंटू KV। अब यहाँ पे K तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हम K यूज कर रहे हैं, V वोल्टेज, I ओवरऑल करंट, I M मैक्स हमारा क्या है, हमारा M मैक्स मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था, हमारे पास M मैक्स है हमारे पास म्यूचुअल या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल। फिर ये आ जाएगा cos 30 डिग्री प्लस फाई, जैसे ऊपर लिखा है sin 60 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल B, वो क्या आ जाएगा, इसी तरीके से हम लिख देंगे √3 KVI M मैक्स। कॉस यहाँ पे क्या बन रहा है 30 डिग्री माइनस 5, फेजर के अकॉर्डिंग 30 डिग्री माइनस 5, एंड साइन 120 डिग्री प्लस थीटा। सो ये रही दो टॉर्क्स, बट क्या होता है एट द टाइम हम लोगों ने एनालाइज करा द टॉर्क्स TA एंड TB आर इक्वल, बट दे आर इक्वल समहाउ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप देखो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल लिख देते हैं, बराबर से लिख देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लिख देते हैं, ये वाली, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, सो ये जो सेम कॉमन टर्म्स है यहाँ तक तो ये दे विल गेट कैंसिल आउट। यहाँ पे दो हमारे पास एंगल्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे, सो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा हमने, एंड सम हाउ वी हैव थीटा इक्वल्स टू 5। आप एक चीज याद रखना है, माइनस लगा लेना, क्योंकि हमने बोला टॉर्क जो है इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इस तरीके से हमारे पास एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा जो पॉइंटर का, वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा फेस एंगल ऑफ द सर्किट, मतलब थीटा इक्वल्स टू 5। ऑल्सो याद रखना जो थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर है वो हमें क्या देता है, इंडिकेशन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवफॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, since current in the two moving coils are equal and affected by the change of frequency। सो ये था हमारा ओवरऑल पावर मीटर का, जहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे 120 डिग्री पे जो हमारे पास सेपरेटेड हैं दो कॉइल्स, उनके टॉर्क की वजह से हम कैसे निकालते हैं कंडीशंस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था आपके पास थ्री फेज इलेक्ट्रोडायनोमीटर पावर फैक्टर मीटर। सो सिंगल फेज का भी याद रखना और थ्री फेज का भी याद रखना। सिंगल फेज में हमारे पास जो सेपरेशन एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री का बन रहा था, यहाँ पे हमारे पास थ्री फेज में 120 डिग्री का सेपरेशन एंगल बन रहा है मूविंग कॉइल्स के बीच। वहाँ पे हमने, आपको याद है, हमने एक रेजिस्टिव लोड लिया था, एक इंडक्टिव लोड लिया था, यहाँ पे हमने ओवरऑल एक ही सीरीज में हमने क्या लिया है, करंट लिया है। मतलब जो भी हमारे पास लोड है वो बैलेंस्ड लोड के लिए, जो भी मीटर वैल्यू यूज करेगा, जो भी वैल्यू बताएगा बेसिकली वो बैलेंस लोड के लिए बताएगा, वहां पे बैलेंस लोड के लिए नहीं, अनबैलेंस लोड के लिए बता रहा था। सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।